लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब सरकारी कर्मचारी बनना है। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं, और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो, अपनी जिंदगी के सुनहरे फलों को लाना चाहते हो, इस अभी संघर्ष भरी भट्टी में से निकल के सफलता तक का सफर तय करना चाहते हो। क्योंकि कामयाबी कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती है और कामयाबी अपनी जान छिड़कती है मेहनत करने वालों पे, और मेहनत में तुम्हारे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कीजिएगा। अपने माता पिता के खुली आंखों से देखे गए सपनों को साकार करने के लिए इस संघर्ष की भट्टी में जलाएगा। क्योंकि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलने की भी कोशिश करो। जितना ज्यादा खुद को जलाओगे इस भट्टी में, उतना ही ज्यादा चमक के दिखाओगे। क्योंकि एक लाइन याद रखिएगा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा, और सिलेक्शन के बाद खुशी भी अपनी देखने को मिलेगी। तो सर पड़ोसी के लिए तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। चलेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धुआंधार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उससे पहले आज पूरे के पूरे उत्कर्ष परिवार के लिए एक बहुत ज्यादा विशेष दिन है, और आप लोगों के प्यार और विश्वास के बदौलत यह दिन देखने को मिला है। जो लाइन बोलते हैं उस लाइन को यह सार्थक करते हैं निर्मल गहलोत सर। अरे एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। प्यारे दोस्तों, एक सिंपल से एक दिन शुरुआत की थी, बोले तो 2002 में शुरुआत की थी, आज 2023 में 21 वर्ष का हो चुका आपका अपना उत्कर्ष परिवार। और इसके लिए एक ही दिलो जान से लाइन निकल के आएगी कि 100 भटियां सेकर शमशीर बनती है, 100 भटियां सेकर शमशीर बनती है, हाथों से हाथ मिले तो जंजीर बनती है। और कहां मिलते हैं मौजों में प्यार वफा ईमान, अरे बरसों जले तदबीर तो तकदीर बनती है। तदबीर का मतलब इंसान। अरे खुद को बरसों तक जलाने की कोशिश की है सर ने, इसलिए पूरे भारतवर्ष में अरे डिजिटल क्रांति के रूप में, शिक्षा जगत के सबसे बड़े नायक के रूप में, बहुत बड़े एंथ्रोपोनियर के रूप में, बहुत बड़े भामाशाह के रूप में, बेस्ट टीचर्स के रूप में, वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में, सब में सर्वोपरि कर दिया आपके अपने उत्कर्ष परिवार को। तो आज इस दिन को एंजॉय कीजिएगा, खुद के ऊपर प्राउड फील कीजिएगा कि आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार का जन्म आज से 21 साल पहले हुआ था, और आज वो 21 साल का हो चुका है। यानी बहुत लंबा कारवा है, और आगे भी आप लोगों के प्यार और विश्वास के बदौलत ये ऐसे ही चमकता दमकता ध्रुव तारे की तरह देखने को मिलेगा। पूरे विश्व में एक तरफा राज करेगा उत्कर्ष परिवार। हर हर उत्कर्ष, घर घर उत्कर्ष, इस लाइन को सार्थक करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा ऑनलाइन डिजिटल में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में नाम आता है तो सबसे पहला, सबसे सर्वोपरि उत्कर्ष का आता है। उत्कर्ष पहले भी विद्यार्थियों के लिए जीता था, आज भी जीता है, और आगे भी भविष्य में इसी प्रकार से जीता रहेगा। तो आप सब लोगों की दुआओं के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और बधाई दीजिएगा खुद को, क्योंकि यह परिवार का कारवा किसका है? आपका अपना परिवार का कारवा है। चलेगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार से। गुरुजी ब्राइटनेस कम है थोड़ी, ओ कम है, चेहरा काला नजर आ रहा है। ओ माय गॉड। एक बच्चा लिख रहा है 21 साल पहले मैं 2 साल का था। क्या बात है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट है 26 वीक ऑफ गेस्टेशन। एक प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट है जो 26 वीक की प्रेगनेंसी लेकर के आए। आस्क द नर्स व्हाट कॉजेज ऑफ हार्टबर्न ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये बोल रहे हैं कि भैया जी प्रेगनेंसी में जिया जल रहा है। द नर्स शुड एक्सप्लेन द क्लाइंट दैट द हार्टबर्न ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूजुअली कॉज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। और प्रेगनेंसी में जिया जले रे, जिया जले का मुख्य कारण क्या देखने को मिलेगा? तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज ए पेरिस्टाल्सिस एक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये बोल रहे हैं कि आपके इंटेस्टाइन में आने वाले, जिसे आप कुनमुंचन बोलते हो कि पता नहीं क्या बोलते हो हिंदी में, बाकी इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस यानी रिदमिक वेव ऑफ द इंटेस्टाइन। दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोमक बाय द डायफ्राम, डायफ्राम के कंप्रेशन लगने के कारण स्टोमक डिस्प्लेस हो गया। तीसरा हो गया कि डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके स्टोमक में आने वाला HCl का सीक्रेशन कम हो गया। और लास्ट बोल दिया बैक फ्लो ऑफ स्टोमक कंटेन इनटू द इसोफेगस, और इसोफेगस में बैक फ्लो जाने लगा कंटेन का। तो प्रेगनेंसी में ध्यान रखिएगा, लास्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादातर देखने को मिलता है।
अगर बात करते हैं जैसे कि ये आपका स्टोमक देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, वाह बहुत शानदार सुनहरा आपका स्टोमक बन चुका है। ये स्टोमक वाली कैविटी वाला मामला देखने को मिलेगा। इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसी को समझाने के लिए मैं इसी के साथ में बना रहा हूं यूट्राइन बॉडी, इसी के साथ में बना रहा हूं यूट्राइन बॉडी। अपने को चीजों को समझना है, न कि रटना है। और इस यूट्राइन बॉडी में मेरी इच्छा है मैं एक टुट्टू को सेट करूं। अरे ये देख लीजिएगा, ये आपका बच्चा सेट हो चुका है। चलेगा, इसी स्टोमक को मैं और ज्यादा गहराई में गंभीरता में ले जाने के लिए मुझे आवश्यकता है एक डायाफ्राम बनाने की। मुझे आवश्यकता एक बनाने की है जिसे बोला जाता है डायाफ्राम। और ये मैंने डायाफ्राम बना दिया। चलेगा, डायाफ्राम के बाद भी मुझे चीजों को समझाने के लिए प्यारे मित्रों एक और लाइन बनाने की हार्दिक इच्छा हो रही है। और मैं अपनी इच्छाओं को बाकी नहीं रखता हूं, जिसमें आज तो बिल्कुल नहीं रखूंगा क्योंकि उत्कर्ष परिवार 21 साल का हो चुका है। तो ये ऊपर लंग से मोटे मोटे रूप में आपके दिमाग में बनने वाले अति महत्वपूर्ण बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब मां प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी के अंदर मां के अंदर बच्चे की साइज बढ़ती है, बोले तो ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस। अरे यहां क्या देखने को मिलता है, यहां बोल सकते हो ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस। ये जब आपका ग्रेविड यूट्रस होता है प्यारे मित्रों, ये ग्रेविड यूट्रस क्या करेगा, स्टोमक को कंप्रेस करेगा। अरे ये किसको कंप्रेस करेगा, स्टोमक को करेगा। तो स्टोमक में भरे हुआ गैस्ट्रिक कंटेंट जो देखने को मिलता है, वैसे स्टोमक में यहाँ दो स्पिक्टर होते हैं। एक स्पिक्टर यहाँ होता है, एक स्पिक्टर यहाँ होता है। प्यारे दोस्तों ऊपर वाला कार्डियक स्पिक्टर कहलाता है, या नीचे वाला पाइलोरस कहलाएगा। ये वाला स्पिक्टर का नाम होता है पाइलोरस स्पिक्टर। क्या बोला जाता है, पाइलोरस स्पिक्टर। और ऊपर वाले का नाम क्या देखने को मिलता है, तो इसे बोला जाता है कार्डियक इंस्पेक्टर। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कार्डियक इंस्पेक्टर। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि मरीज में गैस्ट्रिक कंटेंट रीगर्जिटेट करके ऊपर जा रहा है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक कंटेंट जब भी रीगर्जिटेट करके यहां से ऊपर जा रहा है, ये गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब कार्डियक इंस्पेक्टर लूज हो गया। गैस्ट्रिक कंटेंट का रीगर्जिटेट करके ऊपर जाने का मुख्य कारण है ड्यू टू डैमेज या ड्यू टू लूज ऑफ लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर। एलईएस जो आपका कार्डियक इंस्पेक्टर है उसका ढीला पड़ जाने के कारण मरीज के अंदर एक बीमारी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड जड, जिसे जीईआरडी के नाम से जाना जाता है। अरे किसके नाम से जाना जाता है, जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। थोड़ी आवाज को धीरे इसलिए किया है कि आज रात को आएगा तूफान 8 बजे से 11 बजे तक, उसके लिए गले को शांति दी जाती है। और ये बहुत बड़े तूफान से पहले आने वाली शांति का संकेत है। वो कहते हैं ना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। और वो दौर कभी आगे नहीं, आज ही आएगा। रात 8 बजे से रात 12 बजे मान लेना, 11 बजे मान लेना, 11:30 बजे मान लेना, या बढ़ते हुए आंकड़े के साथ नॉन स्टॉप मान लेना। वादा करते हैं पूरे सब्जेक्ट को लपेट के रख दूंगा और इतना जबरदस्त निकाला जाएगा कि याद करेगी दुनिया सारी कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो भूचाल मचेगा। तैयार रहेगा रात 8 बजे वाले धमाकेदार सेशन के लिए, क्योंकि सारथी में सारथी और सारथी सीरीज धमाकेदार निकल के आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है, तो पूरे जोश जुनून पागलपन के साथ, दुनिया के बेहतरीन आंकड़े के साथ, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के साथ। इसलिए मैं थोड़ा सा भी लेरिंग्स को आराम देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पता लेरिंग्स, वैसे गाड़ी तो शाम को हौसलों से चलेगी, लेरिंग्स का जो होगा देखा जाएगा। यहां पर ने बोल दिया ये गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जीईआरडी में या प्रेगनेंसी में मरीज के हर्ट बर्न होने का कारण क्या है, तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम लोअर टू अपर साइड। गैस्ट्रिक कंटेंट कंप्रेशन के कारण ऊपर जाता है। वहीं पे प्रेगनेंसी में आपसे यह भी पूछा जा रहा है कि प्रेगनेंसी में सांस में तकलीफ होती है क्या, तो जवाब देना है कि शुरुआत से लास्ट तक नहीं होती है, लेकिन इन लास्ट ट्राइमेस्टर सेम चीज है, गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ में प्यारे दोस्तों ग्रेविड यूट्रस डायफ्राम को कंप्रेस करेगा। अरे लास्ट ट्राइमेस्टर में ये ग्रेविड यूट्रस यहां तक पहुंच जाएगा जिसके कारण डायफ्राम को कंप्रेशन होता है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में ये वाली चीजें भी, हां गारंटी है, चाहे 2 बजो 3 बजो, जो तुम बोलोगे जितने चलेगी चलती रहेगी। वाह, इस मिलन को देखो, ख्वाब बड़े होने चाहिए हमेशा, इसलिए रुकना झुकना थकना नहीं है। चलो याद रखिएगा, पहला बोल दिया इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस एक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्यारे मित्रों प्रेगनेंसी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होते हैं, उसी के कारण प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण, तो जवाब देना है फीकल कंटेंट आगे की तरफ जाता ही नहीं है, जाता नहीं तो बाहर आता नहीं है, उड़ा दो। दूसरा बोल दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोमक बाय द डायफ्राम। बेटा स्टोमक के द्वारा डायफ्राम डिस्प्लेसमेंट होगा, सांस में तकलीफ होगी।
इसके कारण क्या देखने को मिलता है, डिज्निया देखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सांस में तकलीफ वाले लक्षण आते हैं, उड़ा दीजिएगा। डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ HCl, HCl का सिक्रेशन कम होने पे जिया नहीं जलता है, ध्यान रखिएगा। HCl का सिक्रेशन कम होने पे जिया नहीं जलता है, बल्कि खाना यूं ही पड़ा रहता है, याद रखिएगा। लास्ट बोल दिया, बैक फ्लो ऑफ स्टोमक कंटेन इनटू द इसोफेगस। हां प्यारे मित्रों, अरे बैक फ्लो स्टोमक का कंटेन अगर इसोफेगस में जाएगा तो आप लोगों को पता होगा, स्टोमक के अंदर अगर लेयर की बात करें, ये आपका स्टोमक जैसे कि मैंने बनाया, इस स्टोमक में अलग अलग लेयरें देखने को मिलती है। सबसे अंदर जो लेयर आती है भैया जी, उसे म्यूसिन की लेयर बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, म्यूसिन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर और सीरोसा, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर ये इसे म्यूकोजल लेयर बोल दो। अरे म्यूकोजल के बाहर कौन आएगा, सब म्यूकोजल आएगी। सब म्यूकोजल के बाद कौन आएगी, मस्कुलर आएगी, और बाहर कौन आएगी, सीरोसा आएगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है सीरोसा। सीरोसा के बाद मस्कुलर, जो मजबूती देती है, कॉन्ट्रैक्शन कराती है। सब म्यूकोजा, जो म्यूकोजा से एधेर होती है, और म्यूकोजा अंदर वाली म्यूकोजा नाम की लेयर होती है, ये म्यूसिन क्या रिलीज करती है सर, म्यूसिन नाम का तरल पदार्थ रिलीज करती है, जो HCl से प्रोटेक्शन देता है। अरे जो हमें किससे प्रोटेक्शन देता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट का मतलब ये इतनी खतरनाक, इतनी मजबूत, इतनी अच्छी होती है कि HCl इसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता। वरना नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पेट में पाया गया तेजाब जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर तुम्हारी हथेली पे 2 बूंद डाल दूं तो आर पार भैया जी करवा चौथ में भैया जी सोना बाबू का मुंह देखने लायक छेद बना देगा, इतना जबरदस्त होता है। लेकिन जब ये हमारे पेट में कोई नुकसान क्यों नहीं करता, क्योंकि पेट में इसको रोकने के लिए एक स्पेशल लेयर होती है जिसका नाम है म्यूसिन की लेयर, इसलिए हमारे पेट में कोई तकलीफ नहीं। तो प्यारे मित्रों, ये लेयर सिर्फ म्यूसिन की पेट में है, न कि इसोफेगस में, बोले तो खाने की नली में ये लेयर नहीं है, और ना ही आगे जाने वाली गलियों में। अरे ध्यान रखिएगा, जब आगे की गलियों में या पीछे की नलियों में नहीं है, जिस दिन ये गैस्ट्रिक खाना जैसे ही तुम्हारे पेट में आया, पेट में आते ही HCl के साथ घुला या नहीं घुला, घुल गया। सर ये पूरा का पूरा क्यों घुला, क्योंकि खाने को इजीली डाइजेस्ट करे। अब कैसे नहीं, खुदा न खास्ता अगर ये यहां वाला जो ढक्कन है, बोले तो कार्डियक इंस्पेक्टर, ये खुला रह गया, ये खुला रहने की क्या समस्या है, या तो मेरे दोस्तों लगातार आप ऐसे हाईली इरिटेटिंग फूड का डाइजेशन कर रहे हैं जो आपके इस इंस्पेक्टर को डैमेज करके इसका इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन करा रहा है। तो यहां का कंटेंट अगर एक बूंद भी ऊपर जाती है तो तुम्हारे मन से आता है जवाब, जिसे बोला जाता है पायरोसिस, या जिससे बोल सकते हो हार्ट बर्न, या जिसे मेरी लैंग्वेज में बोल सकते हो जिया जले रे, जिया जले। ध्यान रखिएगा, ये जिया जलने वाली कंप्लेन आप लेकर के निकाल के लाते हो प्यारे मित्रों। ये वाली चीज को समझ में आया या नहीं आया, आ गया। क्यों, क्योंकि सर यहां तो मामला ठीक है। हार्ट बर्न को प्रेगनेंसी में प्रिवेंट करने के लिए फीमेल को दी जाने वाली एडवाइस का नाम है टेलर सिटिंग पोजीशन। अरे कौन सी देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा टेलर सिटिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी है, टेलर सिटिंग पोजीशन देनी है। सर ये टेलर सिटिंग का मतलब खाना खाने के बाद जैसे दर्जी अपनी भैया जी मशीन पे बैठता है, भाभी जी को भी बोलना है आपको सोना नहीं है, लेटना नहीं है, जंपिंग जपाक नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, एक जगह सीधा सटाक बैठा रहना है, और बैठी रहेगी तो यहां ग्रेविटी फोर्स काम करेगा। यहां कौन काम करेगा, ग्रेविटी काम करती है, और ग्रेविटी फोर्स काम करेगा तो गैस्ट्रिक कंटेंट रीगर्जिटेट करके ऊपर नहीं आएगा। और अगर ये खाना खाते ही सो गई तो तकलीफ हो जाएगा। तो कम से कम कितने मिनट बिठा के रखे, पूरे दिन बिठा के रखे। टेलर सेटिंग नहीं है, टेलर सिटिंग है। निकम्मे इंसानों ध्यान रख लेना कि ले रे पढ़े लिखे है, पढ़ाई का परवान चढ़ना चाहिए। तो कम से कम कितने मिनट बिठा दो, 30 मिनट के लिए बिठा दो, ताकि खाना सेटल डाउन हो जाएगा। फिर एक बार बंदा आगे निकल गया तो वापस नहीं आएगा। तो चिंता मुक्त हो जाओ चिंता वालों, और राइट आंसर डी दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये आएगा, कल तो मुकेश सर की क्लास में भी कमेंट कर रहे थे एक तो वो पूनम नाम का बच्चा कहाँ है, बोल बच्चा तेरी क्या तकलीफ है, वो कहाँ गया। मेरे 2-4 नाम है ध्यान में, अभी मैं भूल गया था, अब मुझे याद आए हैं। उन बच्चों को मैं ढूंढता हूं जो कल बोलते थे सिद्धार्थ सर है, सिद्धार्थ सर नहीं है, सिद्धार्थ सर ही हैं, सिद्धार्थ सर हो ही नहीं सकते। 1-2 बोल रहे थे ब्लॉक कर दो सर को, कहाँ है, अभी मैं ढूंढता हूं। हाँ एकता, मैं ही थी।
आंकड़ा लगना चाहिए मेरे दोस्तों, आंकड़ा नहीं अटकना चाहिए। तुम लोग इतने इतने पढ़े लिखे अनपढ़ जैसे इंसान हो। कल मैंने एक पोस्ट डाला था और पोस्ट में मैंने लिखा था कि हु इज पोस्टेड इन एंडोक्राइनोलॉजिकल डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली। तुम पढ़ने में इतने ज्यादा निकम्मे हो कि उस मैसेज को ही नहीं पढ़ रहे हो कि सर क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता था कि कौन एंडोक्राइनोलॉजिकल डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली में पोस्टेड है। जो थे उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन उसके अलावा 200 से 250 मेरे पास मैसेज आए, कांग्रेचुलेशन सर। कोई लिख रहा है इमोजी बना के, सर प्लीज आप ही बता दो। अरे बेवकूफ इंसानों, मैं तुमसे पूछ रहा था, उत्तर नहीं बता रहा था। क्लियर है? तो चीजों को, गहराइयों को समझा करें। कांग्रेचुलेशन, किस चीज का कांग्रेचुलेशन दे रहे थे तुम उस पे? कोई यूं ही फूल बरसा रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। मतलब सोशल मीडिया का तुम यूज ही नहीं जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे अनपढ़ इंसान वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हद करते हो। मैं क्यों, छोड़ो रे, माफ करो इन लोगों को। जो था उसने 2-4 लोगों ने यस ओके लिख दिया था। मतलब किसी चीज को जज करना ही नहीं आता है तुम्हें। मैं क्या यार, ये मैं सोचता था कि तुम क्वेश्चन ही गलत पढ़ते हो जल्दबाजी के चक्कर में। तुम हर लाइन ही दुनिया की गलत पढ़ते हो। लड़की दिखा हुआ लिखता है तो तुम्हें लकड़ी दिखता है, लकड़ी लिखते ही तुम्हें लड़की दिखता है। किसी को वेर आर यू लिखा जाता है, WRU, तो वापस से आता है फाइन एंड यू। अरे बेवकूफ इंसान, ये पूछा जा रहा है तुम कहां हो, फाइन का क्या मतलब होता है? मन तो कर रहा था कि हाथों हाथ इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं, फिर मैंने सोचा पड़ा रहने देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा, इन ए चाइल्ड, चलेगा, इन ए चाइल्ड विद लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ बीटा थैलेसीमिया, एक मरीज है जिसको बीटा थैलेसीमिया हो गया, एंड ए रिक्वायर ए मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच ऑफ द बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट आयरन ओवरलोड, और उसमें आयरन ओवरलोड डिटेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका। तो प्यारे दोस्तों, थैलेसीमिया नाम की बीमारी के अंदर मरीज में अगर नॉर्मली बात करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर, याद रखिएगा, 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। एक तो हीम और दूसरा किससे देखने को मिलता है? ग्लोबिन से देखने को मिलता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि हीम और ग्लोबिन, इनमें 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। अल्फा चेन के ब्रेक हो जाने के कारण अल्फा थैलेसीमिया कहलाता है और बीटा चेन के ब्रेक हो जाने के कारण बीटा थैलेसीमिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अल्फा चेन टूट गई तो अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा, बीटा चेन टूट गई तो बीटा थैलेसीमिया कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको पता है कि जिस मरीज में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की बनने वाली चेन टूट जाएगी, उसे लाइफ लॉन्ग, अरे लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए टेम्परेरी ट्रीटमेंट। ये आपका भैया जी ध्यान रख लेना, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या देखने को मिलता है? तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या देखने को मिलता है? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इज ए परमानेंट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे थैलेसीमिया नाम की बीमारी को कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के रूप में भी क्या लाएं, तो बोन मेरो बायोप्सी के रूप ला सकते हैं। नेक्स्ट, इस मरीज को जब किसी भी व्यक्ति को बार बार आयरन दिया जाता है, सॉरी, जब किसी भी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा तो बार बार आपको पता है कि यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थैली होती है जिसमें 350 ml मटेरियल होता है। जी हां, जिस 350 में 300 ml तो होल ब्लड होता है। 300 ml तो इसमें क्या पाया जाता है? थैली में होल ब्लड होता है, यानी शुद्ध रूप से खून। और प्यारे दोस्तों, 49.5 ml या ऑन एंड एवरेज 50 ml क्या देखने को मिलता है? प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। होता है या नहीं होता है? हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, अगर मैं प्यारे दोस्तों बात करूं इस प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, तो जैसे कि नाम आता है CPD होता है, नेक्स्ट नाम आता है CPDA होता है, और नेक्स्ट नाम देखने को मिलता है जिसे अपन सेगम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। CPT का मतलब सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, और सलाइन एडेनिन, ग्लूकोज और मेनिटोल, ये सारे के सारे प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं। 21 दिन, 35 दिन और भैया जी 42 दिन, ये 21 दिन के लिए लागू होता है। इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका 35 दिन के लिए लागू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपका 42 दिन के लिए काम में लिया जाता है। 42 डेज के लिए काम में लिया जाने वाला प्रिजर्वेटिव होता है सेगम। अरे क्या होता है? सेगम। सबकी फुल फॉर्म बोल दी। यहां से क्वेश्चन उछल उछल के आपके सामने आएगा कि चाहे डेक्सट्रोज की बात कर लो, चाहे ग्लूकोज की बात कर लो, ये क्या देता है? तो ब्लड को एनर्जी देने का काम करता है। क्या काम करता है प्यारे मित्रों? तो याद रखिएगा, ये ब्लड को एनर्जी देता है।
ये ब्लड को एनर्जी देने का काम करता है कौन? तो डेक्सट्रोज। इसके अलावा प्यारे दोस्तों इसमें एडिनिन क्यों दिया? एडिनिन एटीपी जनरेट के लिए दिया। नेक्स्ट इस सब में सिट्रेट देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों। ये C4 सिट्रेट का कई बार एग्जामिनर पूछता है। पहली बात तो सिट्रेट बेसिक नेचर का होता है। सिट्रेट का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, बेसिक होगा। और ये सिट्रेट क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। के सिट्रेट क्यों देते हैं? तो ब्लड को जमने से रोकता है। ब्लड का ये क्या करवाता है? प्रिवेंट कोयागुलेशन। अरे प्रिवेंट क्या करेगा? कोयागुलेशन करता है, खून को जमने से रोकता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, ये सिट्रेट हमारे शरीर में जब जाएगा तो कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना के यूरिन में बाहर निकल जाता है। तो सिट्रेट जब हमारे शरीर में जाएगा तो ये कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना के एक्सक्रीट हो जाता है। और जब सिट्रेट एक्सक्रीट हो जाता है तो इसके कारण मरीज में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट जब भी मरीज को खून दिया जाता है ब्लड में आयरन होता है। अरे ब्लड में क्या देखने को मिलता है? आयरन होता है। और जब आयरन बार बार मरीज के शरीर में बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने क्या आ सकते हैं ब्लड के रिगार्डिंग, तो लिखना शुरू करें। अगर आपने किसी भी मरीज को फास्ट ब्लड दे दिया, कार्डियक ओवरलोड क्या हो जाएगा? कार्डियक ओवरलोड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एग्जामिनर बोलेगा ओल्ड ब्लड दे दिया, क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया, क्योंकि आरबीसी टूटेगी, पोटेशियम निकलेगा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सिट्रेट के साथ वाली चीज ने क्या करवा दिया, सिट्रेट क्या करवाएगा, तो लिख लीजिएगा हाइपोकैल्सीमिया करवाएगा। नेक्स्ट ब्लड देने का सही समय 2 से 4 घंटे बट नॉट मोर देन 6 आवर्स। अगर आपने प्यारे दोस्तों प्रोलॉन्ग टाइम, अरे प्रोलॉन्ग टाइम अगर ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया, प्रोलॉन्ग टाइम ट्रांसफ्यूजन करने से क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा सेप्टिसीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या देखने को मिलता है? सेप्टिसीमिया, खून में इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे पूछता है मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार खून लगा रहे हो, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार खून लगाने से मरीज के अंदर प्यारे दोस्तों हो जाता है आयरन ओवरलोड। क्या हो जाता है? आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है, आयरन ओवरलोड। और आयरन ओवरलोड को ठीक करने के लिए दिया जाता है डेफ्रोक्सामाइन नाम का ट्रीटमेंट। अरे कौन सी दवाई देते हो? डेफ्रोक्सामाइन, जिसे चिलेथिन थेरेपी के नाम से जानते हैं। कौन सी? डेफ्रोक्सामाइन नाम की दवाई दी जाती है। अरे जिसे कौन सी थेरेपी बोला जाता है? चिलेसिन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्यारे मित्रों? चिलेसिन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक लाइन और बोल सकते हो, कोल्ड ब्लड दे दिया तो क्या हो जाएगा? कार्डियक डिसरिथमिया। ठंडा दे दिया तो क्या हो जाएगा? कार्डियक डिसरिथमिया। तो भैया जी इधर कुआ उधर खाई जाए तो जाए किधर रामूलाल भाई? तो ध्यान रखिएगा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी किसी भी मरीज को खून चढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा आंकड़ा अटक जाएगा तो बिल्कुल खून नहीं चढ़ाया जाता है। वो कहते हैं ना जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है तुम पे और तुम्हारी नजरें टिकी हुई है 360 पे, 300 नाथ की नजरें टिकी हुई है एग्जामिनर पे। देखते हैं मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा, लेकिन आंकड़ा बड़ा होना चाहिए। फास्ट तेज दे दिया कार्डियक ओवरलोड, पुराना दे दिया हाइपरकैलेमिया, सिट्रेट दे दिया हाइपोकैल्सीमिया, लंबे टाइम तक टिकाया इन्फेक्शन हो गया, बार बार टिकाया आयरन बढ़ गया, और ठंडा दे दिया दिल में धड़कन बढ़ गई। अरे क्लियर है, ये ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। आपके सवाल ने पूछा है ये और सिंगल वन स्टूडेंट नॉट गिवन द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। एक भी प्यारे गोलगप्पे ने इसका सही जवाब नहीं दिया। तो सही जवाब दोगे तभी जीत के दिखाओगे मुन्ना, गलत जवाबों से कैसे निकल पाओगे? चलेगा, ध्यान रखिएगा। कोई नई शायरी शुभम तेरे ऊपर बना करके चिपका दूं, सहन कर पाता है तो लिख दे यस। चलेगा, ध्यान रखिएगा। एनटीबीआई का मतलब होता है नॉन ट्रांसफेरिन बॉन्ड ऑफ आयरन। अरे इसे बोला जाता है नॉन ट्रांसफेरिटीन बॉन्ड ऑफ आयरन। अरे बॉन्ड ऑफ आयरन, तो याद रखिएगा ये वाली काम में नहीं लेते हैं। बेस्ट जांच रहेगी लिवर आयरन कंसंट्रेशन। राइट आंसर जाएगा बी, राइट आंसर जाएगा बी। ध्यान रखिएगा एक भी बच्चे ने यह सही जवाब नहीं दिया। यहां लिवर आयरन कंसंट्रेशन आपका बेस्ट आंसर देखने को मिलेगा। सीरम फेरिटीन आपके आयरन का पता करने का, सीरम फेरिटीन क्या देखने को मिलता है? आपके अंदर जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन की जानकारी देता है।
ये किसकी जानकारी देता है? स्टोरेज फॉर्म की जानकारी देता है। वहीं पे प्यारे दोस्तों ट्रांसफेरिटीन ट्रांसफर फॉर्म की जानकारी देता है। ट्रांसफेरिटीन किसकी जानकारी देता है? ट्रांसफर फॉर्म की जानकारी देता है एक से दूसरी जगह। उड़ा दो। और MrI-T2 मायोकार्डियम, अरे ध्यान रखिएगा मायोकार्डियम में भैया जी आयरन की कंसंट्रेशन इतनी नहीं मिलेगी, तो राइट आंसर क्या जाएगा? जबरदस्त, धुआंधार, जोरदार, जिंदाबाद वाला आंसर देखने को मिलेगा बी। जिन जिन बच्चों ने दिया था बी उनका हो गया सही, और जिन्होंने सही नहीं दिया उनकी रूट गई बी। क्लियर है? हाँ, आयरन इज ए बेस्ट पार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ फेरिटिन, सॉरी लिवर इज ए बेस्ट ऑर्गन फॉर द स्टोरेज ऑफ आयरन। इसलिए अपन लिवर के अंदर कंसंट्रेशन ढूंढते हैं। समझ पा रहे हो ना? आपको पता है आयरन कहां जमा होता है? लिवर में। आयरन कहां जमा होता है? लिवर में। इसलिए सुंदर जवाब, बेहतरीन जवाब कहां चला गया? बी। समझ में आ गया ना? इसलिए जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा ये वाला, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सर आज मेरा जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। पेट में छाले हैं तो पीपीआई बेटा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दो, क्लोथ्रोमाइसिन दो, एमोक्सिसिलिन दो। ए द नर्स इज ए टीचिंग ए क्लाइंट हु इज द टेकिंग ए इंसुलिन। नर्स एक, वाह कोई बात नहीं है, बढ़िया हो गया। क्यों चेंज करते हैं? जब अच्छा हो रहा है तो अच्छे को कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। चलेगा, याद रखिएगा नर्स एक जानकारी दे रही है किसके बारे में? इंसुलिन के बारे में। अबाउट द साइन ऑफ डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, यानी जब मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, उसके अंदर प्यारे दोस्तों एनर्जी की क्या देखने को मिल रही है? एनर्जी डाउन देखने को मिल रही है। और वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए फैट का क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है। अरे वो फैट का क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है। और जब वो फैट का प्यारे दोस्तों ब्रेक डाउन करेगा तो फैट टूटेगा कीटोन में। फैट किस में टूटेगा? कीटोन में टूटेगा। और ये कीटोन किस में निकलेगा? यूरिन में निकलेगा। ये कीटोन किस में निकलेगा? यूरिन में। तो इसे बोला जाता है कीटो यूरिया या कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट ये कंडीशन कहलाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के मरीज में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? लगाए स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट अगर आपकी प्रायोरिटी बोलोगे तो इस मरीज में प्रायोरिटी होता है आईवी फ्लूइड। सबसे पहली प्रायोरिटी है आईवीएफ देना, और दूसरे नंबर पे मरीज को क्या टिकाना? इंसुलिन देना जब जरूरत हो। और इंसुलिन भी ज्यादातर रेगुलर इंसुलिन दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखिएगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कुस्पाउल्स रेस्पिरेशन, फ्रूटी ब्रीथिंग वाली चीजें कॉमन देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कुस्माउल्स रेस्पिरेशन का मतलब एबनॉर्मल रेगुलर इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इज द कुस्माउल्स रेस्पिरेशन। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? कुस्माउल्स रेस्पिरेशन के लिए क्या लाइन देखने को मिलती है? तो पहली बात नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है। पहली बात नॉर्मल नहीं है, क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? एबनॉर्मल देखने को मिलता है। तो लिख सकते हो आप एबनॉर्मल, लेकिन रेगुलरली बढ़ता है तो एबनॉर्मल रेगुलर इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन वाली चीज देखने को मिलती है, जिसे अपन कुस्माउल्स रेस्पिरेशन बोलते हैं। बाकी इस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले मरीज में फ्रूटी ब्रीथिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फ्रूटी ब्रीथिंग देखने को मिलती है, यानी मरीज के सांस में फ्रूट जैसी खुशबू आएगी।
हाँ, जब जब मैं तेरा नाम लेता हूं तो तेरी खुशबू आती है। अरे खुशबू नहीं आती है प्यारे दोस्तों, खुशबू सबसे अच्छी आती है सिलेक्शन में। राइट आंसर ए जाएगा। एक्सेसिव हंगर, क्या इसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी? अरे भूख लगती है लेकिन है नहीं कुछ भी। ड्राई फ्लैंक स्किन होगी, ये क्लासिकल नहीं। हाई ब्लड प्रेशर नहीं बेटा, बीपी घट जाएगा, क्योंकि जब शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी निकल जाता है तो मरीज में क्या देखने को मिलता है? दुबला पिचका पचका पुचका देखने को मिलता है, गोलगप्पे की तरह नहीं रह पाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा ये वाला, ध्यान से पढ़े, पहचाने, परखें और अपना बेहतरीन आंसर पुट करने की कोशिश करें ताकि आप सफलता को सुनिश्चित कर पाओ। इनिशियल में हाइपर होगा, फिर हाइपो हो जाएगा। डी। सवाल आपसे पूछ रहा है, द नर्स इज ए असिस्ट द फिजिशियन इन द इंसर्टिंग ए टेम्परेरी पेसमेकर। एक मरीज है जिसको कुछ समय के लिए पेसमेकर लगाया इनटू द क्लाइंट। आफ्टर द प्रोसीजर द नर्स शुड नॉट वेरीफाई। प्रोसीजर के बाद नर्स वेरीफाई कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, किस चीज को डॉक्यूमेंट करेगी? पहला बोल दिया द क्लाइंट कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, मरीज के कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को। नेक्स्ट दूसरा बोल दिया द क्लाइंट इमोशनल स्टेट, मरीज के इमोशनल स्टेट को। द टाइप ऑफ द सेडेशन यूज और पेसमेकर रेट टाइप एंड सेटिंग। तो प्यारे दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, क्योंकि मुद्दा मशीन का चलना नहीं, मुद्दा दिल का चलना है। क्लियर है? पेसमेकर टेम्परेरी लगाया है, परमानेंट नहीं लगाया है जो तुम लगातार रेट देखोगे। अरे मरीज के धड़कन देख लो, काम देख लो। जैसे कि घर पे पानी की मोटर लेकर के आए हो, पानी की मोटर का टारगेट है टंकी में पानी चढ़ाना, तो अब तुम बढ़िया उत्तर क्या होगा? मशीन चल रही है बढ़िया उत्तर है, या टंकी में पानी चढ़ गया बढ़िया उत्तर है? सर टंकी में पानी चढ़ गया। मशीन चल रही है फिर भी पानी नहीं चढ़ा तो क्या मजा है? अरे पेस मेकर रेट बराबर आ रही है लेकिन हार्ट के मूवमेंट नहीं करा पा रहा है तो फिर खाक मजा है? अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो रेट टाइप एंड सेटिंग के साथ तुम सबकी गई, डूब गई नैया। ध्यान रखिएगा द टाइप ऑफ ए सेडेशन यूज, तो सेडेशन दिया नहीं जाता इसमें, उड़ा दो। और इमोशनल स्टेट टकाटक है, ये कोई भैया जी मेंटली डिस्टर्बेंस वाली बीमारी नहीं है। राइट आंसर जाएगा ए। अति महत्वपूर्ण चीज की तरफ ले जाऊं, ज्यादा डेप्थ में न ले जाते हुए बढ़िया तरीके से चीजों को बताने की कोशिश करूं, जैसे कि आप लोगों के सामने ये तुम्हारा सुनहरा दिल है। हाँ प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारा हर्ट देखने को मिलता है, ऐसा ही होता है हर्ट। अब इस हर्ट के अंदर अगर प्यारे दोस्तों इसके ऊपर की लेयर बनाऊं, जो इसकी मस्कुलर लेयर होती है जिसमें सबसे ज्यादा खून होता है और जो सबसे अच्छी होती है कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, वो मायोकार्डियम बन चुकी है। और सबसे बाहर की तरफ से जो इसे मजबूती देने का काम करती है वो आपकी अपनी पेरिकार्डियम होती है। अरे वो आपकी अपनी पेरिकार्डियम होती है। ये तुम्हारे दिल का ढांचे वाला मामला हो गया। अब इसमें बात करते हैं प्यारे दोस्तों, एक साइड में शुद्ध खून होगा, एक साइड में हर्ट में अशुद्ध खून होगा। शुद्ध खून वाला जरूर आपको भैया जी पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी नजर आएगा। अशुद्ध खून वाली चीज के लिए मैं आपके उसको नीला नीला बना देता हूं, ये अशुद्ध खून को लेकर के चलने वाली चीज होगी। चलेगा। शुद्ध और अशुद्ध वाला मामला जब आपको देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या देखने को मिलता है? राइट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया। इधर बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इसके बाद में आपके अंदर हर्ट के अंदर भैया जी अच्छे से ब्लड को कैरी ऑन कराने के लिए, हर्ट में कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए लेयर है जिसका नाम है मायोकार्डियम। और सबसे बाहर की तरफ मजबूती देने का जो काम करती है उस लेयर का नाम देखने को मिलता है पेरिकार्डियम। अरे उसका नाम क्या देखने को मिलता है? पेरिकार्डियम। ये सुनहरा तुम्हारा हर्ट देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा दिल देखने को मिल रहा है और दिल बहुत बड़ा है हमारा, चिंता नहीं करें प्यारे दोस्तों। अब इसके अंदर मैं अति महत्वपूर्ण चीजों को अगर बनाने की कोशिश करूं, और अति महत्वपूर्ण चीज में सबसे पहले मैं आपके सामने बना करके ला रहा हूं जिसका नाम होगा भैया जी हर्ट का पेसमेकर। ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियम के मार्जिन पे पाया जाता है जिसे अपन पेसमेकर बोलते हैं। राइट एट्रियम के मार्जिन पे पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? पेसमेकर के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने में पेसमेकर बना रहा हूं, अच्छे से आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अरे ध्यान रखिएगा, ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी?
कहलाएगी? पेस मेकर कहलाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एसए नोड जिसे बोला जाता है। एसए नोड से आगे जाओगे तो प्यारे दोस्तों दूसरे नंबर पे एवी नोड आता है जो राइट है। अरे भैया जी, राइट और लेफ्ट एट्रियम बोले तो एट्रियल या इंट्रा एट्रियल सेप्टल पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इंट्रा एट्रियल सेप्टल पे पाया जाता है। तो ये प्यारे दोस्तों आपका देखने को मिलता है एवी नोड। अरे ये वाली स्ट्रक्चर आपकी क्या देखने को मिलेगी? एवी नोड। इसके बाद की अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो प्यारे मित्रों निकल के आता है बंजल ऑफ हिंज। इसके बाद की स्ट्रक्चर का नाम देखोगे तो वो निकल के आएगी बंजल ऑफ हिंज जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये आपका बंजल ऑफ हिंज देखने को मिलता है जो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल पे पाया जाता है। प्यारे मित्रों ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जैसे कि इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल पे आपका बंजल ऑफ हिंज देखने को मिल रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक एक अलग अलग कलर में प्रदर्शित किया जा रहा है। मेरे हिसाब से सब बच्चों को दिख रहा होगा। ये लो अब दिख जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद की स्ट्रक्चर निकल के आती है जिसे अपन पुरकेंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी प्यारे मित्रों जिसे अपन पुरकेंजे फाइबर के नाम से जानते हैं, तो ये ले लीजिएगा पुरकेंजे फाइबर। ये आपके सामने पुरकेंजे फाइबर जो तो फ्रीली मूवमेंट इन द वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। फ्रीली मूवमेंट इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में फ्रीली मूव करने वाली स्ट्रक्चर का नाम अपन ने बता दिया पुरकेंजे फाइबर। क्या बता दिया प्यारे मित्रों? ये आपके सामने पुरकेंजे फाइबर देखने को मिलती है। एनाटॉमिकल कंडीशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे तो अब बाकी की सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। ये आपके हार्ट के लिए बनने वाले अति महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों की झड़ी आपके सामने। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। झड़ी की घड़ी में शब्दों के प्रभाव को सुने। जैसे कि प्यारे दोस्तों आपने ये हार्ट के अंदर 4 चेंबर बन दिए। बहुत आसान क्वेश्चन। हार्ट का सबसे बड़ा चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे क्या देखने को मिलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलता है। अब आपके सामने आएगा प्यारे दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एसए नोड। एसए नोड को, एसए नोड का मतलब साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है। इसी को अपन बोलते हैं प्यारे दोस्तों पेस मेकर। पेस का मतलब होता है गति और मेकर का मतलब बनाने वाला। सबसे तेजी से चलता है और ये कितनी इंपल्स जनरेट करता है? तो 60 से 100 बीट पर मिनट इंपल्स जनरेट करता है। 60 to 100 बीट पर मिनट इंपल्स जनरेट करता है। सर ये किसका बना होता है? मसल्स का, मस्कुलर होता है। अरे ये किसका बना होता है? मसल्स का, मस्कुलर बना होता है। इसकी लोकेशन क्या देखने को मिलती है? तो आप क्या लिखोगे? इंट्रा एट्रियल। अरे ये कहां देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा इंट्रा एट्रियल। इंट्रा एट्रियल या बेस्ट जवाब देखने को मिलता है ये राइट एट्रियम में होता है। बेस्ट जवाब होता है ये राइट एट्रियम में देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा इंपल्स जनरेट करता है, इसलिए इसे अपन पेस मेकर बोलते हैं। साइनो एट्रियल, साइनो एट्रियल का मतलब ये अपने आप काम करता रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो भी इंपल्स जनरेट होगी प्यारे मित्रों वो इंपल्स सारी की सारी वहां से ट्रेवल करते हुए एवी नोड के पास आती है। ऐसे नोड से निकलने वाली सारी इंपल्स कहां पे आएगी? अरे ऐसे नोड से निकलने वाली सारी इंपल्स कहां पे आएगी? तो एवी नोड में आएगी। ये देखिएगा एवी नोड में आ चुकी है। तो एवी नोड के लिए बनने वाले क्वेश्चन को लिखिएगा एवी नोड। एवी का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसे बोला जाता है। इसको अपन सेकंड पेस मेकर के नाम से जान सकते हैं। जो भी मस्कुलर का बना होता है, जो गति पैदा करता है 40 से 60 बीट पर मिनट, यानी आपके दिल को धड़काने की इसकी औकात है 40 से 60 बीट। एक मिनट में यह 40 से 60 कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, इससे ज्यादा औकात नहीं है। सर इसकी लोकेशन क्या देखने को मिलती है? तो इंट्रा। अरे ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। इस लाइन को तो प्यारे दोस्तों यहां से हटा दोगे तो ही बढ़िया रहेगा, वरना कंफ्यूज रहोगे। इसके लिए तो आप सीधा राइट एट्रियम लिख ले। बेस्ट जवाब यही रहेगा, राइट एट्रियम, वरना कंफ्यूज में जियोगे। सर इसके लिए क्या देखने को मिलता है? इंट्रा एट्रियल। इंट्रा एट्रियल देखने को मिलता है। इंट्रा एट्रियल का मतलब दो एट्रिया के बीच वाली लेयर पे पाया जाता है। बेस्ट आंसर इज एवी नोड, लोकेशन इज इंट्रा एट्रियल। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर इंट्रा एट्रियल नहीं आए तो ये आपका राइट एट्रियम में ज्यादा झुकाव रहता है, तो इसके लिए राइट आंसर फिर राइट एट्रियम दे देना। लेकिन बेस्ट आंसर क्या जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे ये नीचे वाली जो स्ट्रक्चर लिखी है ये मैंने लिखी है बंजल ऑफ हिंज। क्या देखने को मिलती है? बंजल ऑफ हिंज। प्यारे दोस्तों बंजल ऑफ हिंज एज सच वैसे कोई इतनी स्पेसिफिक इंपल्स जनरेट नहीं करता है। ये कहां पाया जाता है? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल, दो वेंट्रिकल के सेप्टम में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है प्यारे दोस्तों? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल में पाया जाता है। इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल पे पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर भी सेप्टल लिख लेना, यहां पर भी सेप्टल लिख देना। ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल पे पाया जाता है। और लास्ट में आपके सामने ये फ्रीली ट्रेवलिंग करने वाली स्ट्रक्चर जिसका नाम है पुरकेंजे फाइबर। क्या नाम देखने को मिलता है? पुरकेंजे। अरे क्या देखने को मिलता है? पुरकेंजे फाइबर देखने को मिलता है। और पुरकेंजे फाइबर फ्रीली मूवमेंट इनटू द वेंट्रिकल। अरे फ्रीली मूव। अरे क्या देखने को मिलता है? फ्रीली मूव इन वेंट्री।
फ्रीली मूव इन द वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं, जो इंपल्स जनरेट करते हैं लगभग 20 से 30। अरे जो कितनी इंपल्स जनरेट करते हैं 20 से 30। अब ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट इंपल्स जनरेशन बाय द एसए नोड एंड लोवेस्ट इंपल्स जनरेशन बाय द पुरकेंजे फाइबर। लेकिन वेगोसिटी, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी का मतलब होता है भैया जी वेग, और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा किसका देखने को मिलता है, अगर ध्यान रखिएगा जनरेट कौन करता है तो एसए नोड करता है, लेकिन फास्ट ट्रेवल कौन करवाता है तो ट्रेवलिंग वाले कंडीशन में देखने को मिलता है भैया जी पुरकेंजे फाइबर। अरे सबसे तेजी से भागता कौन है, पुरकेंजे फाइबर भागता है, लेकिन पैदा कौन करता है, एसए नोड करता है। दोनों शब्दों में मामला अलग है, दोनों शब्दों में मामला अलग देखने को मिलता है। अब आपके सामने जो भी इंपल्स है वो इंपल्स वहां से आएगी कहां पे प्यारे दोस्तों, पुरकेंजे फाइबर बंजल ऑफ हिंज में, और यहां से कहां चली जाती है तो यहां चली जाती है, और इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा हर्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हर्ट के अंदर यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो यहां जाएगी तो इतना हर्ट पिचकेगा, इसके बाद ये पिचकेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो ये हर्ट का एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, तो हर्ट में कॉन्ट्रैक्शन आया, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आया, ये कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलेशन चलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड आल्सो सिस्टोल, डायस्टोल एंड डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। हर्ट में आने वाली इंपल्स इसी प्रकार से जनरेट होती रहती है, और पूरा कंप्लीट कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का, यानी एक बार दिल को पिचकने में लगने वाला समय है 0.8 सेकंड। कितना लगने वाला समय देखने को मिलता है, 0.8 सेकंड समय लगता है, ध्यान रख लेना 0.8 सेकंड का समय। अब इस 0.8 सेकंड को एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड करोगे, इसको अगर प्यारे दोस्तों एट्रियम, अरे एट्रियम और वेंट्रिकल में अगर डिवाइड करोगे, एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड करोगे तो प्यारे दोस्तों इधर आप कर सकते हो 0.3 सेकंड और 0.3 सेकंड और 5 सेकंड के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्शन 3 सेकंड, रिलैक्सेशन 5 सेकंड। इधर मामला क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, 0.1 सेकंड और 0.7 सेकंड वाला मामला देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा इन चीजों को, एग्जामिनर तुमसे सवाल पूछ सकता है। अरे एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन में आने लगने वाला समय 1 सेकंड है, हर्ट के एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन में लगने वाला समय 1 सेकंड है, लेकिन हर्ट के एट्रियम को रिलैक्स होने में लगने वाला समय 0.7 सेकंड है। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में लगने वाला समय 0.3 सेकंड, वैसे तो 0.27 ही होता है, वैसे तो भैया जी 0.27 ही होता है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ऑन एंड एवरेज 3 बोल देते हैं। नेक्स्ट इधर हो गया 5, ये लग जाएगा तो 0.8 वाला मामला चलता रहता है। ये कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल वाला मामला देखने को मिलता है जब किसी भी इंसान का प्यारे दोस्तों एसए नोड फेल हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ट ब्लॉक नाम के शब्द को मैं ईसीजी में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने कई दफा पढ़ा रखी है। हार्ट ब्लॉक की ईसीजी को पढ़ना 133 नंबर 135 नंबर में, यहीं से कोरिलेट कर लेना। जब मरीज का एसए नोड फेल हो जाता है, जब मरीज का एसए नोड फेल हो जाता है तो भैया जी उसे एसए ब्लॉक बोला जाता है। एसए नोड फेल हो गया मतलब एसए ब्लॉक हो गया और मरीज में अब एवी नोड काम करेगा, तो वो मरीज जिसकी दिल की धड़कन 40 से 60 बीट से धड़के, डॉक्टर कार्डियो वाले डॉक्टर बोलते हैं आपका दिल धीरे धड़क रहा है, हमें पेसमेकर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब उसमें क्या हो गया कि एसए नोड ने काम करना बंद कर दिया और आपका दिल अब 40 से 60 की गति से धड़क रहा है और 40 से नीचे आ गया, उस दिन मर जाएगा। चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा 40 से 60 धड़केगा तो मामला कम है। तो एवी ब्लॉक वाला जिसमें अपन ने फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक पढ़ा था, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि भैया जी एट्रियम से वेंट्रिकल तक जाने वाली इंपल्स धीरे धीरे जाती है, तो उसमें बोलते हैं पी वेव एबनॉर्मल मिलेगी। दूसरे नंबर पे अपन ने बोला था प्यारे दोस्तों हार्ट ब्लॉक सेकंड टाइप, सेकंड के अंदर क्या देखने को मिला, अपन ने बोला था क्यूआरएसटी मिसिंग है और प्रोग्रेसिव, अरे प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल बढ़ रहा है, क्यूआरएसटी मिस हो गई, क्योंकि क्यूआरएसटी कब आती है, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब आपका एट्रियम खराब हो गया तो एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर आने वाली प्रॉपर्ली इंपल्स मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो बीच में गैप पड़ गया, जिसे अपन वॉन ब्लेंच के नाम से जानते हैं या मोबाइज हार्ट ब्लॉक फर्स्ट के नाम से। मोबाइज सेकंड में मैंने क्या बोला था प्यारे दोस्तों की क्यूआरएसटी मिस है लेकिन पीआर इंटरवल नहीं बढ़ रहा है, सेकंड कहलाएगा। और जिस दिन हार्ट ब्लॉक थर्ड डिग्री का मतलब एट्रियम अलग नाच रहा है, वेंट्रिकल अलग नाच रहा है, वो लास्ट वाला शब्द आता है कि ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है, डूबी कश्ती का बस एक भगवान सहारा होता है। बोलो भगत और भगवान की जय। इस हार्ट की ईसीजी को पढ़ने के लिए कृपया 133 नंबर और 135 नंबर एपिसोड की विजिट करें और देश और दुनिया के किसी भी कार्डियोवास्कुलर डॉक्टर को चैलेंज करें, यह मेरी गारंटी है। देश और दुनिया में जितने भी प्रकार की दुनिया में ईसीजी होती है वो सारी ईसीजी मैंने पढ़ा रखी है। 101% तुम्हारे नॉर्सेट में ईसीजी का क्वेश्चन आएगा, चाहे साइनस रिदम आए, चाहे साइनस टेकिकार्डिया आए, चाहे साइनस ब्रेडिकार्डिया आए, चाहे डिसरिथमिया, अरे भैया जी डिसरिथमिया बोले तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आए, चाहे आपके सामने वेंट्रिकुलर फ्लटर आए, फिब्रिलेशन आए, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया आए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आए, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आए, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले। इसके अलावा भैया जी
सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया आए, मायोकार्डियल इन्फाक्शन आए, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया आए, या हार्ट ब्लॉक फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड डिग्री आए, मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल सेकंड आए, बस इतनी सी सीजी मैंने पढ़ा रखी है, पढ़ लेना, खुले मन से खुला चैलेंज है, गलत नहीं होगा। यहां राइट आंसर आपका क्या जाएगा? जब किसी भी मरीज को पेसमेकर लगाया जाता है, पेसमेकर बेटा राइट क्लेविकल के नीचे की साइड में फिट किया जाता है, क्लेविकल के नीचे पेसमेकर को फिट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और उस मरीज को बोलना है कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को नर्स चेक करेगी। जब ये चेक हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा, ये इसी को कहते हैं कंसेप्टोलॉजी को रैशनल। क्या करेगी? स्लाइडें यहां पे ध्यान से पढ़े, पहचाने, परखें और नेक्स्ट सवाल का जवाब दें। रुकना झुकना थकना तुम्हारी फितरत नहीं होनी चाहिए। सफलता को सुनिश्चित करने की आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। सर जी यू आर लुकिंग गुड टुडे। मैं तो हमेशा ही अच्छा दिखता हूं। कई बच्चों का ए है, कईयों का बी है और कईयों का डी है। पढ़ते हैं। छोटा तीर घाव करे गंभीर। सवाल ने पूछा है हार्मोन दैट डज नॉट प्ले एन रोल ऑफ द ग्रोथ ऑफ फीटस। कौन सा हार्मोन है जो बच्चे के वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है? फीटस बोला जाता है जब बच्चा मां के पेट में होता है, यानी यही बच्चा मां के गर्भ में रहेगा तब तक के भ्रूण की बात हो रही है। अरे ग्रोथ हार्मोन जीएच का मतलब देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन, जिसका नाम ही विकास है। अरे ग्रोथ हार्मोन्स बोला जाता है जिसका काम ही विकास है। नेक्स्ट इंसुलिन, थायराइड या ग्लूकोकोर्टिकॉइड तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखिएगा, मैंने एक नाम बोला है जो कोमल होता है, जरूरी नहीं कि वो सॉफ्ट हो। अरे जो सॉफ्ट हो, जो जिसका नाम गरीबा राम हो, जरूरी नहीं कि वो गरीब हो। अरे जिसका नाम अमीर चंद हो, जरूरी नहीं कि वो अमीर चंद देखने को मिला। अरे जिसका नाम खुशीलाल हो, वो जरूरी नहीं कि जिंदगी में खुश हो। तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों का मतलब यही है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बार सेम टू सेम चीज हुई, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसके अंदर ग्रोथ कौन नहीं करवाता? ग्रोथ हार्मोन। उस टाइम उसके ग्रोथ और विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम है थायराइड हार्मोन। ध्यान रखिएगा, जब तक बच्चा मां के पेट में रहता है, बच्चे के अंदर सर्वाधिक विकास करवाने के लिए जिम्मेदार होता है थायराइड हार्मोन। इंसुलिन भी करवाता है बॉडी के अंदर, ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी करवाता है, लेकिन कौन नहीं करवाता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ग्रोथ हार्मोन कभी भी मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं करता है। याद रख लेना, इट डज नॉट चेंज, इट डज ये कभी भी आपके किसी भी व्यक्ति का मेंटल आईक्यू को भी चेंज नहीं करता है। ये कभी भी किसी भी व्यक्ति के मेंटल आईक्यू को भी चेंज नहीं करता। इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का या तो इंक्रीज होगा ग्रोथ हार्मोन, या यह ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होगा, यही दो चीजें देखने को मिलेगी। जी हां, अगर ग्रोथ हार्मोन प्यारे दोस्तों एडल्ट में इंक्रीज होता है तो बीमारी क्या देखने को मिलेगी? बताओ। अरे एडल्ट में इंक्रीज होगा तो बीमारी क्या देखने को मिलती है? ये बताओ। या अगर चिल्ड्रंस में इंक्रीज होता है तो बीमारी क्या होती है? इनके नाम बताओ। मेंटल डेवलपमेंट, थायराइड हार्मोन, सही बात है। जल्दी से कमेंट करके बताएगा एक्रोमेगेली एडल्ट में क्या है? एक्रोमेगेली ग्रोथ होना या डेवलपमेंट कमी होना? बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, एक्रोमेगेली और जाइजेंटिज्म जिसे आपने बोला है, अरे इससे क्या देखने को मिलता है? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली का मतलब होता है एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना, जिसके कारण मरीज के हाथ पैर लंबे लंबे देखने को मिलते हैं। अरे हाथ पैर में हड्डियां, हालांकि एपिफाइजियल प्लेट क्लोज होने के बाद ग्रोथ हार्मोन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, ये वाली चीज देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मुकेश सर मेरे बारे में क्या बोल के गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट। टेक्निकल टीम रोक पाएगी तो रोक लेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे हिसाब से न रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। देखते हैं क्या है सर। कल मुकेश सर ने आपको बहुत
तेज राफेल उड़ा रहे थे। ओके मुकेश सर तेज ही हैं, तेज धार तेज तलवार, कोई बात नहीं है, चलेगा, बढ़िया तेजी से चला रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपन ने बोल दिया बच्चे में बढ़ जाएगा, क्या कहलाएगा? जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब होता है एपीफाइजियल क्लोट होने से पहले, एपीफाइजियल प्लेट क्लोज होने से पहले अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो इसमें भैया जी क्या देखने को मिलते हैं? बच्चे के हाइट बहुत लंबी होगी, बच्चा 6-7 फीट का लंबा, 7-8 फीट का लंबा होगा, ऑर्गेनोमेगेली देखने को मिलेगी, स्प्लिनोमेगेली, पेटोमेगेली देखने को मिलती है, बच्चे का गोरिल्ला फेस अपीयरेंस जैसी चीजें देखने को मिलती है, ऐसी कंडीशन आती है। इधर मैंने बोल दिया ग्रोथ हार्मोन की कमी अगर एडल्ट में आ गई कंडीशन कहलाएगी एक्रोमाइक्रिया, एक्रोमाइक्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक मुकेश सर आप लोगों को कल क्या बोल रहे थे कि भाई तुम लाइन से भटको मत, मुझे देख रहा है को मिल रहा है कि तुम आधी रात को तुम्हारे मन के तेवर बदल रहे, उस चीज का मुझे मतलब समझ में नहीं आया, बाकी तो ठीक है चलेगा, क्या बात है। मुकेश सर ने शायरी का बोला, किसकी शायरी? क्या शायरी? कौन ले गई शायरी? कहां गई शायरी? किसमें मर गई शायरी? क्यों आई शायरी? चलो ध्यान रखिएगा, वहीं पे कमी हो जाना कहलाता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म बोला जाता है जिसको बोला जाता है लॉरेन लेविन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है? लॉरेन लेविन सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मिजेट लाइक सिंड्रोम बोला जाता है। प्यारे दोस्तों छोटे बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने पे बच्चे की हाइट 7-8 फीट से ज्यादा हो जाएगी, ऑर्गन चेहरा लंबा लंबा लटका लटका देखने को मिलेगा, ऑर्गेनोमेगेली होगी, हिपेटोमेगेली होगी, स्प्लिनोमेगेली होगी, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस होगा। वहीं पे बच्चे के एपीफाइजियल प्लेट क्लोज होने से पहले बचपन के अंदर अगर हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई ड्वार्फिज्म, बच्चे की हाइट 2 से 3 फीट रह जाएगी। बोले तो छोटी छोटी गईयां छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ऐसे देखने को मिलेगा जैसे कि सर्कस में मदारी नाच रहा है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मेरे को शायरी बोलने का बोला है मुकेश सर ने, बोल देंगे कोई बात नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, चिंता मत करो। यहां क्या देखने को मिलता है? एक्रोमाइक्रिया का मतलब एडल्ट में कमी हो गई तो उसके हाथों पैरों में श्रिंकेज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या गया? ए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा ये, वो कहते हैं ना, न था अपना अपना सा फिर भी अपना अपना लगा, न था अपना अपना सा फिर भी अपना अपना लगा, बहुत समय बाद किसी से मिलके बहुत कुछ अच्छा लगा, और तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। अब तुम बताओ तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा? पढ़ाई में हमेशा मजा ही आता है बेटा, पढ़ाई को हमेशा अच्छे से जियो। ये आधी शायरी बोली है, इसकी 4 पंक्तियां बाकी है, कभी समय मिलेगा तो फिर सुनाएंगे, ऑफलाइन में मिलना। द नर्स इज ए केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग ए सीवियर मल्टीपल ट्रोमा। ओहो बचीड़ लग गया भाई साहब। क्वेश्चन ने बोला द नर्स इज ए केयरिंग ए क्लाइंट, नर्स एक मरीज की केयर कर रही है जो मरीज एक्सपीरियंस यानी महसूस कर रहा है सीवियर मल्टीपल ट्रोमा, यानी चोट एक नहीं लगी है, बहुत ज्यादा चोट लगी है। मुझे लगता है सोना बाबू दिल तोड़ गई या हड्डी तोड़ गई। द क्लाइंट आर्टीरियल ब्लड ग्रेस रिवेल ए लो आर्टीरियल ऑक्सीजन। और जब मरीज में जब हमने एबीजी कराई, अरे हमने मरीज में क्या करवाई? एबीजी करवाई। उस एबीजी के अंदर आर्टीरियल ब्लड गैस लो हो गया, देट आर नॉट रेस्पॉन्सिव टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। आप मरीज को ऑक्सीजन दे धड़ाधड़ चेपे जा रहे हो, लेकिन फरार मामला नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो गया कि द नर्स इज अवेयर दैट द फाइंडिंग इज ए मेजर इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द विच फॉलोइंग कंडीशन। और इस बीमारी का मुख्य कारण क्या देखने को मिलता है? प्रशांत चाबी दे दूंगा तुझे, टेंशन मत ले, ताला भी ले जाना, चलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने बोला है एक मरीज है जिसमें एक्सीडेंट हो गया, एक मरीज है जिसमें एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद आया तो हमने भैया जी उसमें यह पाया कि उसका SpO2 लगातार गिर रहा है, तो वहां के स्टाफ ने मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी दे दी। ये आपके सवाल की कल्पना है। ऑक्सीजन थेरेपी इमरजेंसी में आते ही दिया जाने वाला सबसे पहला मेथड है फेस मास्क। सबसे पहले दी जाती है फेस मास्क, जब इससे रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो दी जाती है NRBM।
एनआरबीएम से जब मरीज रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो मरीज में दी जाती है एनआईवी, जब बोले तो एचएफएनओ, जब मरीज इससे रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो मरीज को दिया जाता है प्यारे दोस्तों, अरे भैया जी, इन्वेजिव वेंटिलेशन या जिसे इंट्यूबेशन बोला जाता है। क्या करोगे, मरीज में इंट्यूबेशन किया जाता है और मरीज को वेंटी पे ले लिया जाता है। मरीज को कहां ले लिया जाता है, वेंटी पे ले लिया जाता है। वेंटिलेटर 169 नंबर एपिसोड में कंप्लीट पढ़ा रखा है मैंने। चलो ध्यान रखिएगा, आपातकालीन में आने वाले मरीज को लगने वाला सबसे पहला मास्क है फेस मास्क, जो आपने टीवी में देखा होगा। फिल्म में किसी भी मूवी के अंदर आईसीयू में दिया जाने वाला मास्क सिंपल फेस मास्क होता है, ध्यान रख लेना। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मरीज को लगाएंगे एनआरबीएम नॉन रीब्रीदर फेस मास्क। नॉन रीब्रीदर फेस मास्क आपसे 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन देता है, जिसकी कंसंट्रेशन 95 टू 100 होती है। बोले तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन शुड बी गिवन बाय एनआरबीएम। जब उससे मरीज रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो नॉन इन्वेजिव, इन्वेजन नहीं कर रहे हैं, चीर फाड़ नहीं कर रहे हैं, इंट्यूबेशन नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन में नहीं घुस रहे हैं, सीधा मरीज को लगाएंगे एचएफएनओ, जिसका नाम ही है हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मेथड। बहुत तेजी से ऑक्सीजन देगा, फिर भी मरीज रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इंट्यूबेट कर देंगे। बोले तो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा लेंगे, अरे मरीज में ईटी ट्यूब लगा देंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा देंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आपका 5 से 8 लीटर देता है, 5 से 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देता है, और ये 10 से 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देता है। क्लियर, ये ऐसे मेथड है। इंपॉर्टेंट चीज ये जब मरीज इस प्रकार से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लगातार आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो लेकिन मरीज का कोई प्रभाव या मरीज के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सामने वाला झेल नहीं रहा है। बार बार आप किसी को खत लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, लेकिन खत अगर डाकिया लेके जाए, हर बार डाकिया खाली आता है, इसका मतलब वहां खत लेने वाला कोई नहीं है। समझ पा रहे हो? लगातार आप इतनी ऑक्सीजन दे रहे हो, उसके बाद मरीज की तरफ से सैचुरेशन बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आपको यह समझना है कि भाई साहब या भाभी जी के जो फेफड़े हैं उनमें गड़बड़ हो गई है, कि हम इसको दे रहे हैं लेकिन ये झेल ही नहीं रहे हैं, तभी तो लगातार सैचुरेशन घट रहा है। वरना मरीज के अगर लंग्स सही रहते तो जरूर ऑक्सीजन के साथ रेस्पॉन्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहां पढ़ो प्यारे दोस्तों, पहला बोल दिया कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, बेटा अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद से लेकर के छुट्टी के 48 घंटे के अंदर अंदर होने वाला इंफेक्शन कहलाता है एचएआई। नाम आता है HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसे बोला जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। कहने का मतलब बीमारी कोई दूसरी थी, बीमारी कुछ दूसरी थी, इलाज कुछ दूसरा था, मन कुछ और था, क्रांति कुछ और थी, लेकिन ख्वाबों के पलकों में प्रभाव को देखने के लिए गंभीरता में डूबने की कोशिश की तो बीच बजी मजदार के लपेटे में आ गया और हॉस्पिटल में 48 घंटे भर्ती होने के बाद से छुट्टी के 48 घंटे के अंदर अंदर एक नई चीज में परिवर्तन पाया, जिसे अपन ने HAI बोल के गया। सर इसमें क्या बोलेंगे? आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन का मतलब भर्ती होने के 48 घंटे बाद मिल रहा है तो अस्पताल जिम्मेदार है। या आपने क्या बोल दिया कि बिफोर, अरे ध्यान रखिएगा, या आप क्या बोल दिया डिस्चार्ज के अंदर, डिस्चार्ज के अंदर आपने क्या बोल दिया बिफोर 48 आवर्स या 48 घंटे के। भाई मैं कब जिम्मेदार हूं, मैं कब किस चीज के लिए जिम्मेदार हूं? तो प्यारे दोस्तों, जब मेरे हॉस्पिटल में आप आते ही आपने बोला इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन था कि कोई कुत्ता काटा है? इन्फेक्शन था, कोई कुत्ता काटा है, ऐसे कैसे हो गया? अस्पताल में भर्ती हुए 2 दिन बाद अगर इन्फेक्शन हो गया जो पहले नहीं था तो मैं जिम्मेदार हूं। छुट्टी देने के 48 घंटे के अंदर अंदर हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं। ये मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एग्जामिनर पूछेगा, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो आपको जवाब देना है UTI। अरे मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसका रेस्पॉन्सिबल बंदे का नाम है E. coli। अरे मोस्ट कॉमन कौन देखने को मिलता है? E. coli देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का नाम क्या देखने को मिलता है? आज रात को कितना आंकड़ा मेंटेन होने वाला, कितने बंदों को पता नहीं है कि रात को धुआंधार जोरदार जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है। बोले तो अगर मैं 2 मिनट के लिए बोलूं, हाँ क्या बोल सकता हूं प्यारे दोस्तों? मोटे मोटे शब्दों से बोल सकता हूं तूफान। अरे क्या बोल सकता हूं प्यारे दोस्तों? तूफान। और ये तूफान कब आएगा? आज रात 8 बजे से लेकर के कब तक? जब तक नॉर्थ सेट को औकात नहीं दिखा सकते मंजिल 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 मंजिल, इस प्रकार से
से देखने को मिलेगा। और ये बात कब की चल रही है? आज रात। और उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास रहेगा कि सब तैयार रहना। अरे सब तैयार रहना, खाना पीना कर लेना, इंटरनेट को बचा लेना, वरना 19 रुपए का 2 GB का रिचार्ज और कर लेना। इंटरनेट की कमी का बहाना मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे मेरे रंग में रहूंगा और पूरे जोश जुनून। आपको पता ही है कि जब मेरा एनर्जी लेवल पीक परवान चढ़ता है तो मैं कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा देता हूं। वादा करता हूं शाम के सेशन में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब तुम्हें एग्जाम हॉल में नहीं आएगा। पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा बहुत लिमिटेशन समय के अंदर, और एक एक पॉइंट कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्विक रिवीजन के रूप में नहीं निकलूंगा, डेप्थ ऑफ द डेप्थ में जाऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो खोपड़े को यहां खराब कर देंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो तैयार रहेगा। आज ही की तारीख बोले तो उत्कर्ष परिवार के 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अरे भैया जी 13/9/2023, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। और आज 21 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपके लिए क्लास भी होगी। ये कौन सी? अरे 21 गुना कारगर साबित होने वाली। अरे कई लोग बोलते हैं ना 19 और 21 है, तो बोलना कि ये तो 21 है, जिंदगी में सर्वोपरि वाली चीज होगी। तो इस चीज के लिए पूरा पूरा तैयार रहेगा आज के शाम वाले सेशन के अंदर। वो कहते हैं ना, पूरी धरा साथ दे तो और बात है। अरे पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। आज पूरी दुनिया जोर लगाएगी कि उत्कर्ष परिवार की शाम को 8 बजे क्लास होने वाली है। तुम्हें कदम से कदम मिला करके पूरी दुनिया को मुंहतोड़ जवाब देना है कि कंसेप्ट, लॉजिक और रैशनल क्या होता है, स्लाइडों को खत्म करना क्या होता है, जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन करना क्या होता है। पूरे जोश जुनून के साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मजा आना चाहिए, मुकाबला एकदम टक्कर का होना चाहिए। क्लियर है? एग्जामिनर भी क्लास देखने आएगा आज। तो याद रखिएगा, यहां मैंने बोल दिया 48 घंटे बाद से 48 घंटे के अंदर मोस्ट कॉमन यूटीआई। लेकिन प्यारे मित्रों, हॉस्पिटल में सबसे डेंजरियस इंफेक्शन वाली बात क्या देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा डेंजरियस वाला मामला क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब, अरे डेंजरियस वाला मामला क्या देखने को मिलता है? अगर आज का सेशन जबरदस्त गया तो कल और सेशन लेके आऊंगा, यह भी मेरा वादा रहेगा। ध्यान रखिएगा, डेंजरियस वाला मामला क्या देखने को मिलता है? तो उसे बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अरे जो मौत का कारण बनता है, जो आईसीयू में, निकू में, पीकू में होता है, आईसीयू, सीसीयू, निकू, पीकू में देखने को मिलता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो यहां आपका क्या मामला देखने को मिलता है? सर पहला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो प्यारे दोस्तों, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन गलत है। हाइपोवोलेमिक शॉक, प्यारे दोस्तों, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता मरीज में हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, ड्राई स्किन, स्किन पिंच कम हो जाना, हेमेटोक्रिट का बढ़ जाना, मरीज का बीपी का घट जाना, मरीज के अंदर स्किन इलास्टिसिटी का घट जाना, सनसेट आई देखने को मिलता, वाशरमैन हैंड एंड फुट सिंड्रोम देखने को मिलता। तो ध्यान रखिएगा, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। प्यारे दोस्तों, अचानक, एक्यूट का मतलब अचानक, रेस्पिरेटरी का मतलब सांस, डिस्ट्रेस का मतलब तकलीफ, और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, जरूर यही देखने को मिला। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और लास्ट बोल दिया अस्थमा। तो हाथों कोई अस्थमा नहीं है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? आरटीए वाले मरीज में रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशन होती है। अगर लंग्स वंग्स में कोई इंजरी हो गई तो मरीज आपका इससे रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, उस मरीज को आपको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसेस में लाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोटोकॉल में लाना पड़ेगा, और वो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या रहेगा? ये वाला, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेंगे उत्कर्ष वाले। कैरी तो करेगा, कैरी क्यों नहीं करेगा? वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो सकता है। सबका जवाब डी आ रहा है। चलो देखते हैं कि आपके सवाल ने क्या पूछा है कि द नर्स आउट पेशेंट क्लिनिक पे रिसीव कर रही है लिथियम। अरे कौन सी दवाई रिसीव कर रही है? लिथियम, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर है, फॉर क्लाइंट हु हैज बीन टेकिंग ए लिथियम फ्रॉम द 2 मंथ, और पिछले 2 महीनों से ले रहा है। द नर्स शुड इंटरप्रिटेट द लेवल, इंडिकेट द विच ऑफ द फॉलोइंग। और नर्स उस चीज के लिए क्या इंडिकेशन को बताएगी? तो 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि ये दवाई जो आपकी देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, लिथियम नाम की दवाई किसकी देखने को मिलती है? या तो
बोल दो क्रोनिक मेनिया की। अरे किसकी देखने को मिलती है? क्रोनिक मेनिया। मेनिया का मतलब मरीज की अरे इंक्रीज, मरीज के अंदर सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाने के कारण मरीज में पाई गई बीमारी मेनिया है। मेनिया एक प्रकार का भैया जी फंक्शनल साइकोसिस का टाइप देखने को मिलता है, जिसे अपन मेनिया बोलते हैं। मेनिया के मरीज के अंदर ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी या साइटोमोटर एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाता है। ब्रेन की एबनॉर्मल या ब्रेन की साइटोमोटर एक्टिविटी का लेवल किसके अंदर, मरीज में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये कंडीशन देखने को मिलती है। मेनिया वाला मरीज हर टाइम फ्लक्चुएशन ऑफ द मूड के बारे में बातें करता है, यानी भैया जी आसमान का रंग नीला है, नीले रंग की मैंने शर्ट पहन रखी है, शर्ट बहुत महंगी है, देश में अर्थव्यवस्था बढ़ गई है, मेनिया है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी की बातें करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं, दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास में, दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला मैं। ऐसी बातें करे तो समझ लेना पागल है, ऐसी बातें करे तो समझ लेना पागल है। और पागल कौन सा है? मेनिया का मरीज देखने को मिलता है। क्रोनिक मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम। क्रोनिक मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है लिथियम। और दूसरा भैया जी बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब दिमाग में बनने वाले दो पोल, दिमाग में बनने वाले दो पोल। प्यारे दोस्तों, सूरज सर ने आप सब लोगों के लिए एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था कल परसों, मैंने देखा, बहुत शानदार वीडियो। उस सब विद्यार्थी उसको जरूर देखिएगा। उसमें सर ने सारे वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। जैसे कि बात करते हैं यूथाइमिया, यूथार्मिया का मतलब नॉर्मल मूड। अरे साइक्लोथाइमिया का मतलब चेंजेबल मूड देखने को मिलता है, यानी कभी खुशी कभी गम। एक डिसथाइमिया होता है, डिसथाइमिया का मतलब मरीज के अंदर देखने को मिलता है डिस्टर्बेंस या डिफिकल्टी देखने को मिलती है, डिप्रेशन के मरीज में आता रहता है। ज्यादातर लड़कियों में पाया जाता है डिसथाइमिया, और साइक्लोथाइमिया पाया जाता है लड़कों में। यानी भैया जी भाभी जी दिखी तो भी खुश हो गए, बहन जी दिखी तो भी खुश हो गए, घरवाली दिखी तो भी खुश, बाहर वाली दिखी भी तो खुश। कभी कभी गम हो जाता है तो कोई बात नहीं है, गमों की बरसात चलती रहती है, खुशबुओं की पावन की प्रवाहों में चलता रहता है माहौल की दुनिया। चलो ये वाली चीज। इसके अलावा सर ने डबल डिप्रेशन के बारे में आपको बता दिया कि मरीज में आने वाले दो चेंजेबल स्लॉट को डबल डिप्रेशन के रूप में देखने को मिल सकता है। और भी अच्छे अच्छे शब्द बनाए तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलेगा, ध्यान रखिएगा। लिथियम वाली कंडीशन क्रोनिक मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर है। लिथियम के साथ हमेशा प्यारे दोस्तों सोडियम की कंसंट्रेशन देखनी है, और हाइपोनेट्रीमिया कैन को लिथियम टॉक्सिसिटी होती है। लिथियम का थेरेप्यूटिक लेवल देखने की बात करोगे तो प्यारे दोस्तों लिथियम का थेरेप्यूटिक लेवल 0.8 to 1.2 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। अगर इस रेंज में है तो ये थेरेप्यूटिक लेवल है। अगर लिथियम का लेवल 1.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ऊपर है तो माइल्ड टॉक्सिसिटी है। ध्यान रखिएगा, मोर देन 2.0 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ऊपर देखने को मिलता है तो ये मॉडरेट टॉक्सिसिटी है। क्या देखने को मिलती है? मॉडरेट टॉक्सिसिटी। और अगर मोर देन 2.5 मिलीक्यूलेंट से ऊपर देखने को मिले लिथियम की कंसंट्रेशन तो ये आपकी सीवियर टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करती है। ये लिथियम के लिए। लिथियम के लिए अगर बात करते हैं, लिथियम के लेवल को जरूर देखना है। ये सारी चीजें लिथियम क्या करती है? ल्यूकोसाइट के नंबर बढ़ाती है, ट्रिमर करती है, हाइपोथायरॉइडिज्म करती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है और एप्स्टीन एनामली करती है। तो लिथियम को कभी भी भाभी जी को नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि एप्स्टीन एनामली करवाएगी। क्या करवाएगी? एप्स्टीन एनामली करवाती है, बोले तो कार्डियक डिफेक्ट करवाती है। अरे बच्चा, मां की कोख में पनपने वाले बच्चे के अंदर दिक्कत देखने को मिलती है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ये लिथियम के लिए। बाकी सरकारी सिम्टम एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग तो लिथियम के साथ आने ही है। ये तो सारी चीजें देखने को मिलती है। ये तमाम चीजें अपन लिथियम के रिगार्डिंग डील करते रहते हैं, जो लिथियम से उठने वाले बेहतरीन क्वेश्चन से मैच करती है। क्लियर है? हाँ, 4 से ऊपर डायलिसिस करेंगे, बहुत बढ़िया। 900 से 1500 की कंसंट्रेशन में देखने को मिलती है, आती जाती रहता है, बहुत बढ़िया। ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, यहां क्या देखने को मिलता है? अगर इसकी कंसंट्रेशन 1.0 आ रही है तो ध्यान रखिएगा, इन एरर इन रिपोर्टिंग नहीं, कोई एरर नहीं है। लो टू बी थेराप्यूटिक कहां कम है? अपन ने अभी पढ़ा 0.8 से 1.2 सही है। टू बी हाई इंडिकेट टॉक्सिसिटी, कहां टॉक्सिसिटी है? तो विद इन द थेराप्यूटिक रेंज। ये थेराप्यूटिक रेंज में घबराना नहीं। और लिथियम का डोज कब चेक किया जाता है? 12 से 24 घंटे बाद। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है एलोपेरिडोल। एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? तो एलोपेरिडोल देखने को मिलती है। एक्यूट मेनिया की डीओसी देखने को मिलती है, जिसका नाम है हेलोपेरिडोल। कौन सी देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों? हेलोपेरिडोल एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका बेहतरीन आंसर धुआंधार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, चेहरे पे मुस्कान वाला उत्तर गया ए। इसी के साथ में प्यारे दोस्तों समय की सीमाएं अभी के लिए हो चुकी है समाप्त। आज रात 8 बजे पूरे जोश जुनून के साथ तैयार रहेगा। आप लोगों का क्लास के शुरुआत से पहले मेंटेन किया गया आंकड़ा, बोले तो वेटिंग आंकड़ा ही डिसाइड कर लेगा क्लास में कितना जोश और कितना बूम क्रिएट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, मैं पूरी शिद्दत के साथ में
निस्वार्थ भाव से जी जान लगा करके पूरे सब्जेक्ट को कैरी ऑन करने की कोशिश करूंगा। आप कदम से कदम मिला के चलिएगा, पूरा इंटरनेट, पूरे मोबाइल का रिचार्ज, अपना सही सुटेबल समय 8 बजे से पहले खा पी करके तैयार रह जाएगा, ताकि अपने को किसी भी हालत में रुकना नहीं पड़ेगा। और जो आज सो जाएंगे वो गारंटी है 17 तारीख को रो जाएंगे, और जो आज जाग जाएगा वो पालेगा मंजिल को। यह याद रखिएगा, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जागना है, पाना है, पूरे जोश के साथ तैयार रहना है। और अभी आप सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास शेड्यूल है, क्लास के लिंक को अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैक्सिमम लोगों तक उसको शेयर करना है, ताकि हर एक वो भाई बहन जो सफलता को सुनिश्चित करना चाहता है वो उसके अंदर जुड़ सके। तो आज के दिन के सार्थक सीरीज को सार्थक बनाने की कोशिश कीजिएगा, और सारथी में सारथी, ध्यान रखिएगा, स्वार्थी नहीं बनना है, सारथी बन के दिखाना है। क्लियर है? ताकि जिंदगी में अपन बोल सके कि कर दिखाएगा कुछ ऐसा। जी हां, जिस लाइन को अपन दोहराते रहते हैं कि कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, इस लाइन को सार्थक करेंगे। और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के आज के सेशन में बैठिएगा कि मम्मी पापा आज का सेशन हमारे लिए बड़ा यादगार हो, ऐसा आपका आशीर्वाद। और माँ बाप के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो स्वार्थ, अरे वो स्वार्थ के भाव से नहीं, वो निस्वार्थ के भाव से चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान बने, मेरे से ज्यादा कामयाब हो और दुनिया में एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे। 80,000 की सैलरी, एक लग्जरियस लाइफ, एक जिंदगी में आने वाले अमूलचूल परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस के भाव भरी जिंदगी में खुद को तनाव फ्री रखने के बारे में बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट लहजे को डील किया जाएगा। और आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में शायरियों का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। तो चलेगा, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। वादा कीजिएगा माता पिता से और जी जान लगा करके तैयार रहेगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।